डेढ़ वर्षों के बाद आज प्रोजेक्ट भवन में टीएसी की बैठक बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। और जैसे कि पहले जिससे चर्चा हो रही थी कि इस बार थाना क्षेत्र की बाध्यता सीएनटी एक्ट की थाना क्षेत्र की जो बाध्यता है उस उसकी समाप्ति पर कुछ विमर्श हो सकता है, निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो न्यू इटपाट पॉलिसी है, एक्साइज पॉलिसी है, उसके तहत 5वीं अनुसूची के इलाके में शराब की दुकानें खोले जाने की भी खबरें तैर रही है। इस वक्त हमारे साथ राजेश कच्छप जी हैं। तो राजेश कच्छप जी से ही समझते हैं कि टीएसी की उस बैठक में क्या हुआ, क्योंकि राजेश कच्छप भी उस टीएसी बैठक के एक सदस्य हैं। राजेश जी, सबसे पहला जो सवाल मेरा होगा आपसे वह तो टीएसी की बैठक की संवैधानिकता पर होगा। ऐसा इसलिए कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच और कई एक्टिविस्टों के द्वारा यह दावा किया जाता रहा है कि 5वीं अनुसूची के जो गवर्नर गार्जियन होते हैं वे राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल ही आहूत करेंगे बैठक को, राज्यपाल ही मनोनीत करेंगे सदस्यों के, राज्यपाल ही कमेटी बनावेंगे और राज्यपाल ही बैठक का जो एजेंडा है उसे तय करेंगे। तो क्या टीएसी की आज की बैठक में जो प्रश्न उभर रहा है इस पर चर्चा हुई? निश्चित तौर से इस पर भी चर्चा हुई। देखिए, कोई भी नियम का मतलब होता है कि कल्याणकारी, लोगों का कल्याण। महामहिम राज्यपाल कस्टोडियन है, उपायुक्त देख रेख करते हैं। आज जिस धड़ल्ले के साथ में पूरे देश में, चाहे 5th शेड्यूल एरिया हो या 6th शेड्यूल एरिया हो, जमीन का जो बंदरबाट हुआ है, और ज्यादातर देखिए भाजपा के शासनकाल में ज्यादा होता है। आज आप देखेंगे कि महामहिम राज्यपाल को मैं कोट नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि आपने सवाल ही पूछ दिया है, इतना अवैध तरीका से जो बंदरबाट हो रहा है ट्राइबल लैंड का, एक आदेश, एक अपना विचार, एक मन की बात महामहिम अगर राज्यपाल कर लेते तो इसकी सार्थकता होती। अब जो है, चूंकि टीएसी एक सुझाव देने का परामर्शदात्री है, सुझाव देने का एक बड़ा संस्था है। अब जो है कि हम जो टीएसी में जो निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय कैबिनेट में जाता है। कैबिनेट का जो निर्णय रहता है वो कैबिनेट का निर्णय महामहिम राज्यपाल के पास जाता है, तब वो कानून बनता है। तो काहेला उछल कूद कर रहा है ये लोग, भाजपा का लोग? मामला तो आखिर वही जाना है। आप बैठक नहीं कराओगे, आप कल गोल गोल घुमा करके घुमाते रहोगे। हम तो क्यों भाई, हम जवाबदेही रखते हैं ना, हम तो करेंगे, हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। तो क्या इसके लीगल जो पहलू है, कानूनी पक्ष है, उस पर भी विचार हुआ? देखिए एक चीज है, जो टीएससी के जो अध्यक्ष नहीं होते हैं महामहिम राज्यपाल, एक दृष्टिकोण से देखिएगा तो आप वो आदेश देते हैं कि आप मुझे सलाह दो, मतलब यही हुआ। तो राज्यपाल को कहां माइनस किया गया है? इसमें तो है कि मुख्यमंत्री को तो कानून बनाने का पावर तो है नहीं। कानून बनाने का पावर, उसको अमली जामा मूर्त रूप देने का पावर किनके पास में है? महामहिम राज्यपाल के पास में है। आप तो नियम संगत को दरकिनार करते हुए विगत दिनों देखा गया राजभवन को कि हम लोगों ने विशेष विशेष मुद्दों के लिए विशेष सत्र भी आहूत किया, निर्णय लेकर के हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को ही भेजा। कहाँ कोई सुगबुगाहट आपने देखा क्या, सुना क्या? तो ब्यूरोक्रेट्स जो है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक रूप से और पॉपुलर सरकार चलाना चाहते हैं, तो पॉपुलर सरकार चलते, तो उसमें तो अध्यक्षता से मुख्यमंत्री कर रहे।
अध्यक्ष का मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उपाध्यक्ष के तौर से आपको कल्याण मंत्री है। नहीं, मैं सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ कि टीएससी की बैठक के बाद एक माननीय सदस्य निकलते हैं और उन्होंने बताया है कि इस मामले में अटॉर्नी जनरल से या सरकार जो है कानूनी राय ले चुकी है और उस आधार पर उन्होंने दावा किया कि यह वैध है। तो ये कोई भी निर्णय जो होते हैं, कोई भी कमेटी गठन किया जाता है, वो एजी के परामर्श के आधार से गठन किया जाता है ताकि उसको आपको कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर। देखिए, अगर इन लोगों को अगर उतना ही अगर मामला था तो ये हवाबाज लोग हैं, भाजपा के लोग, तो इन लोगों को सामने आना चाहिए था ना। सामने लोग कोई नहीं है। आपने जब सामने आने की बात की, आज भाजपा के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, मैं बात कर रहा हूं चंपाई सोरेन की और आदरणीय बाबूलाल की, ये दोनों ने ही बहिष्कार कर दिया बैठक का। देखिए, दो लाइन है इसमें, ये कोई कैबिनेट की बैठक नहीं है, पक्ष और विपक्ष का मामला ये नहीं था। ये मामला था ट्राइबल इश्यूज पे सरकार को राय देना और अपनी बातों को रखना पूरे राज्य में। बाबूलाल जी को ट्राइबल इश्यूज पे कोई मतलब नहीं है, चंपाई दा को भी कोई मतलब नहीं है। ये लोग हिंदू मुसलमान पे ही अपना और घुसपैठ बांग्लादेश में अपना समय व्यतीत। चंपाई सोरेन ने तो ताउम्र आप लोग का साथ दिया है ना, आज वो चले गए हैं पूरी लर्निंग। नहीं, वो तो आज कह रहे हैं, पहले कहते भी नहीं ना थे चंपाई दा। पहले कहते तो जवाब देते, पहले नहीं कह रहे थे। अब भाजपा में गए तो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं तो जवाब मिल रहा है। आज के तारीख में टीएससी की बैठक में नहीं आना, अपनी जवाबदेही से दूर भागना है। इन लोगों को आज बैठक, आप उसी प्लेटफॉर्म में अपनी बात को रखते। अगर सरकार का निर्णय से आप असहमत होते तो अपनी बातों को वहां पे रखते, एजेंडा में तो आता वो। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि मैं 4 दशक तक जिस दिसम गुरु के साथ राजनीति किया, समाज सेवा किया, और दूसम गुरु ने जिस को जो सीख मिली वह यह थी कि आदिवासी बहुल इलाकों में शराब की बिक्री नहीं हो। शराब नशा विरोधी अभियान चलाते रहे हैं। आज उनका कल का बयान है कि आज सरकार जो है उसी आदिवासी बहुल गांवों में शराब बेचने की तैयारी में है, ये पहला एजेंडा है। इस हालत में हम उस टीएससी की बैठक में कैसे शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी तक जो ट्राइबल क्षेत्र में जब शराब तो दुकान खोलने की बात के बारे में आप कह रहे हैं, देखिए ये 90% लोग शराब का सेवन करते हैं, लेकिन गलत शराब पीने की वजह से, डी क्वालिटी का शराब पीने की वजह से 50 की उम्र से पहले पहले ही लोग शारीरिक क्षमता खो दे रहे हैं। सरकार के कंट्रोल में रहेगा तो कम से कम प्योर चीज का सेवन वो लोग करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज है क्या कि ये जो है, फिर भी इसमें ग्राम सभा का सहमति जरूरी है। ग्राम सभा क्योंकि इस पर चर्चा हुई है, बिल्कुल निश्चित तौर से। दूसरा चीज है कि भाई ग्राम सभा चाहे जिसे माइंस में होता है कि ग्राम सभा अनुमोदन करती है तब फिर होगा। दूसरा चीज है, ये वैसे जगहों पे होगी जहां पे सैलानियां आते हैं, ठीक है, जैसे पर्यटक आते हैं, पर्यटक आ रहे हैं, रिसोर्ट में रुक रहे हैं, घर में कोई पर्यटक स्थल, पर्यटन स्थल है, वहां स्टे कर रहे हैं, नाइट होल्ड कर रहे हैं या वहां रुक रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी आवश्यकता होती है। अब ठंडा प्रदेश में जाइएगा तो लोग रोज शराब सेवन करता है। नहीं, वो तो अपना चॉइस की बात, चॉइस की बात है। झारखंड प्रदेश में भी ज्यादातर लोग पीते हैं। तो इसको अगर सरकार निगरानी में रखे तो डी क्वालिटी का शराब तो नहीं मिलेगा। नहीं, तो फिर सवाल यह उठता है ना कि चूंकि यहाँ हड़िया बिकता है, चावल का बना हुआ, और कहा जाए घोषित रूप से झारखंड का वो एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है और कल्चर से भी उसका जुड़ाव है, तो क्यों नहीं है उस पर्यटकों को, उन सैलानियों को हम लोग शुद्ध क्वालिटी का हड़िया देते? ये तो हमारा प्रमोशन भी होता ट्रेडिशन का। ये दो चीज है,
ये जरूरी नहीं है कि हम जो खिलाना चाहे वही खाएं। उनका टेस्ट क्या है उसको भी आपको देखना, उनका चॉइस क्या है। देखिए हाड़िया जो होता है एक बेहतरीन चीज है, ये जॉन्डिस वगैरह में भी काम करता है। निश्चित तौर से वो दवाई का भी काम करता है, पेट भी साफ रखता है। अगर इसका जो जिसको राशि बोला जाता है, अगर उसको अगर आप पी जाए तो सरकारी जो अंग्रेजी शराब है उससे कई गुना आपको ये अच्छा काम करेगा। दूसरी चीज है, ये महुआ भी जो है आप ही का, वो जिस प्रकार से हड़िया घर घर में है उसी प्रकार हर गांव में महुआ का पेड़ है। हम अभी अपना महुआ को हम उड़ीसा छत्तीसगढ़ बेच देते हैं, वो लोग वहां शराब बना रहा है। तो हमारा संसाधन है, हम उसका मार्केटिंग कर सकते हैं। इसको हम अपने राज्य से के अलावा हम दूसरे प्रदेश में भी इसका मार्केटिंग हम कर सकते हैं। तो आज के तारीख में अपना चीज को बढ़ावा तो देना चाहिए। तो क्या महुआ से शराब बनाने के लिए कोई चर्चा हुई बैठक? हमारा मंतव्य होता है हर महुआ को सरकार कलेक्ट कर ले, खरीद ले और सरकार अपना भी ब्रांड रखे। जिस तरह छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा प्रयास हुआ है। आपको देखिएगा तो आप फेनी, आपको गोवा में भी फेनी है, बहुत फेमस है। फिल्मी दुनिया से लेकर के तमाम चीज लोग जानते हैं। फेनी, फेनी मतलब गोवा, वहां का वो देसी शराब है, लेकिन आज उसको ब्रांडिंग है, उसका ब्रांडिंग है तो पूरे भारत में चर्चा है उसका। मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि सरकार इस और विचार कर रही है, कोई बैठक में इसको चर्चा हुई क्या? देखिए शराब का मतलब आया तो शराब तो ये भी है। हाँ। ये देसी लोग इसको देसी बोलेंगे, उसको विदेशी बोलेंगे। वो भी फल फ्रूट से बनता है, ये भी फल फ्रूट से बन रहा है। ये भी तो आखिर महुआ क्या है, फूल ही तो है। राजेश जी, एक दूसरी और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा मैं। कई बुद्धिजीवियों से मेरी बात हो रही थी, आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ठीक है, एक समय 5वीं अनुसूची के एरिया में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था, वहां नहीं बेचा जाता था, यह निर्णय ठीक था। पर चूंकि यह 50 वर्षों में सोसाइटी में एक चेंज हुआ है, अब आदिवासी समुदाय का एक बड़ा तबका जो है वह भी कंज्यूम करता है, उसका इकोनॉमिकल कैपेसिटी सुधरी है। तो यदि इस कानून को बनाए रखते हैं कि मोर देन 50% जहां आदिवासी समुदाय की आबादी है वहां शराब की बिक्री नहीं होगी, तो शराब तो पिएगा। और आपने ठीक कहा कि कई तरह के जो हानिकारक शराब हैं, मैंने डुप्लीकेट शराब की भी बिक्री होती है। तो शराब तो बिक ही रही है, तो क्यों नहीं उस 5वीं अनुसूची में शराब की बिक्री हो और शराब का पूरा जो एक अधिकार है वो आदिवासी समुदाय के हाथ में हो। माने शराब की दुकानें आदिवासी समुदाय को मिले, ताकि आदिवासी समुदाय के युवाओं को रोजगार से सृजन हो। देखिए ये भी अगर शराब का दुकान भी खुलेगा तो ग्राम सभा के माध्यम से खुलेगा। आपको ग्राम सभा से उसको परमिशन तो लेना, क्योंकि 5th शेड्यूल एरिया है। क्योंकि 5th शेड्यूल एरिया में कहता है कि जितने भी पर्यटन क्षेत्र है, तमाम चीजें हैं, नदी नाले हैं, ग्राम सभा के अंडर में है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसके लिए अगर आप खोलिएगा तो आप ये भी ग्राम सभा के अंडर में आ जाएगा। तो ग्राम सभा निश्चित तौर से इसमें ट्राइबल युवक को ही क्यों देना है, मतलब ट्राइबल युवक को दे सकते हैं, बिजनेस करा सकते हैं। झारखंड के जो वहाँ के मूलवासी है, आप वहाँ पे इसका लाभ वे लोग लेंगे। और अगर सरकार के देख रेख में अगर हो जाए वैध तरीका से, तो वैध तरीका से होगा तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो है लोगों का शराब पीने से मृत्यु नहीं होगा। जिस तरह बिहार में हो रहा है, लोग कम शराब पिएंगे, ये स्थिति है। और चूंकि महुआ और हड़िया तो गांव गांव मिलता है, झारखंड का कौन गांव में नहीं मिलता है, हमको बता दीजिए। और सब बूढ़ा बुजुर्ग पीता था, लेकिन पहले था प्योर चीज था, अब है डुप्लीकेट चीज। क्योंकि आप टीएससी की बैठक तो थक कर आए हैं, काफी 5 घंटों तक लंबी बैठक चली। एक जो चर्चा थी कि थाना क्षेत्र की वार्ता समाप्त की जाएगी, और इसके पीछे भी तर्क था
सरकार जब प्रस्ताव लाने की बात करने लगी तो बुद्धिजीवियों की भी चर्चा होने लगा। उनका मानना था कि चूंकि जो सामान्य जाति के लोग हैं तो पूरे झारखंड में जमीन खरीद लेते हैं, या जो आदिवासी समुदाय भी वो सामान की जमीन खरीद सकता है कहीं भी। पर आदिवासी समुदाय के अंदर एक बड़ा तबका है जो अब डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, तो उनके लिए एक बाड़ेबंदी क्यों की जाए थाना क्षेत्र बना के कि तुम यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। तो उदाहरण देते थे कि मान लीजिए कि एक लड़का है, संथाल का है, कि कोल्हान का है, और झारखंड में कोई उद्यम खड़ा करना चाहता है, तो क्या उसे जमीन नहीं मिलनी चाहिए? तो मैंने एक मांग आ रही थी सोसाइटी की ओर से। क्या टीएससी की बैठक में इस पर आज कोई चर्चा हुई? निश्चित तौर से कि जो थाना की बाध्यता है, देखिए आपने जनरल लैंड और ट्राइबल लैंड की बात किया। 1872 के आसपास में यहाँ सेलेबल नहीं था कोई भी जमीन। फिर आया, संशोधन हुआ 1908 में, जिसमें कहा गया कि आपको उसमें भी संशोधन मतलब सेल नहीं होता था। आदिवासी समुदाय, आदिवासी समुदाय नहीं, गैर आदिवासी, गैर आदिवासी का भी 1938 में फिर संशोधन हुआ। 1938 में ट्राइबल को आउट टाइट किया गया, लेकिन जनरल को छूट दिया गया। फिर जो है 1968 के आसपास में फिर आपका एक बैठक हुआ, उसमें जो है कि एससी और ओबीसी के लिए जिला का प्रावधान किया गया, और ट्राइबल के लिए थाना की बाध्यता की गई। अब उस टाइम का वो जरूरत था, उस टाइम के लिए वो कानून ठीक था। लेकिन आज के तारीख, उस टाइम में लोग वस्तु विनिमय के माध्यम से अपना लेन देन करते थे। अब लोग पैसों के माध्यम से खरीद बिक्री करते हैं। और उस टाइम में लोग अगर जमीन को किसी को देते थे, कहीं उनको जाना होता था, तो सिकमी रैयत बैठाते थे। अब जो है कि दो तरह का होता है, एक तो आप बंधिक दे दिए, नहीं तो कास्ट दे दिए, लोग कहता था। अब तो लोग इसमें कास्ट बेच रहे हैं, मतलब परमानेंट हमेशा के लिए बेच रहा है। तो अब जो है कि जो जमीन जो बेच ही रहा है, तो जो संथाल का है, कुल्हान का है, या आपको पलामू का है, वो रांची में अगर यहाँ पे काम काज कर रहा है, यहाँ व्यवसाय कर रहा है, यहाँ नौकरी कर रहा है, उनके बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, तो किराए के मकान पे क्यों रहे हैं? एक सीमित जमीन उनको भी आशियाना के रूप, सिर्फ आवासीय पर यदि कोई इंडस्ट्री, आदिवासी समुदाय का ही कोई युवा कुल्हान से आकर झारखंड में एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो फिर तो उसके आगे बंदिश होगी। नहीं, उसमें फिर उसको फिर सेम प्रक्रिया 49 परमिशन से आपको आपको जाने की जरूरत है। या फिर उसमें आपको उसको बिजनेस उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, सरकार को फिर बताना पड़ेगा। आप गैर कानूनी तरीका से काला धन के माध्यम से आप पैसे आप उसको नहीं कर सकते। क्योंकि आदिवासी समुदाय के अंदर भी युवा पढ़ लिख रहे हैं, रोजगार करना चाहते हैं, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उनकी आकांक्षाएं तो बड़ी है। निश्चित रूप से अच्छा है कि उनके लिए जगह, लेकिन उसके लिए फिर उसको फिर से वही प्रक्रिया में उनको बताना पड़ेगा कि मैं ये उद्योग आपको जो है प्रोजेक्ट तैयार करके सरकार के पास में कि मैं इस उद्योग के लिए यहाँ पे जमीन। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्या आज की बैठक में इस पर चर्चा हुई? निश्चित तौर से थाना की बाध्यता को लेकर के निश्चित तौर से चर्चा हुई थी, लेकिन उसमें देखा यह जा रहा है कि सीएनटी है तो एसपीटी भी है। एसपीटी सेलेबल नहीं है, सीएनटी सेलेबल है। तो अब जो है क्या कि चूंकि सीएनटी और एसपीटी दोनों की बात हो रही है, तो 1872 में क्या था, 1908 में क्या था, 1938 में क्या था, 1956 में क्या था, 1968 में क्या हुआ, तो ये तमाम चीज को एक अध्ययन करके एक्सपर्ट का राय लेकर के इस पर फिर निर्णय लेगी। टीएससी उसके बाद सुझाव देगी कैबिनेट को, कैबिनेट से उसमें निर्णय लेगी, और वो महामहिम राज्यपाल के पास जाएगा, और वो कानून बन करके हमारे पास आएगा। एक अंतिम सवाल आपसे होगा, ईचा डैम का मामला काफी संवेदनशील मामला रहा है, खासकर वहां के विस्थापित परिवारों के लिए, और लंबे अरसे से लड़ाई लड़ते रहे हैं। चंपाई सोरेन जो पूर्व सीएम है, वे भी उनके पक्ष में आवाज उठाते रहे हैं, और
मुझे याद पड़ता है कि जब मौजूदा सरकार का जो पहला कार्यकाल था, उस समय भी उन्हें आश्वासन दिया गया था। क्या उनके मुद्दे के समाधान के लिए कोई पहल हुई? देखिए, उस टाइम में 87 गांव को लिया जा रहा था, क्योंकि विस्थापन 87 गांव हो रहा था। तो उस पे फिर उसको विस्थापन कम हो बोल करके उसकी हाइट को कम की गई। हाइट कम किया गया। हाइट कम किया गया। हाइट कम किया तो अब इसमें 20 गांव जा रहे हैं। तो 20 गांव में 2 गांव पूर्ण विस्थापित हो रहे हैं। 20 गांव में 2 गांव पूर्ण विस्थापित, तो 18 गांव आंशिक रूप से विस्थापित। आंशिक आधा हो रहे हैं। अच्छा, मतलब काफी तो आज भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी लोगों का कहना है, अधिकारियों के साथ में वार्ता हुई है कि ठीक है, जो अब जो 2 गांव हमारे पूर्ण विस्थापित हुए, उनके पुनर्वास के लिए कौन सी व्यवस्था होगी, या बहुत सारे लोग तो मुआवजा भी ले लिए, नौकरी भी कर लिए, रिटायर भी हो गए, ये भी मामला आ रहा है। अब जो है कि बाकी जो गांव हैं वहां तक पानी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, जो 18 गांव है उस पे, इन तमाम चीजों पे जनता का भी जो आवाज है, तो एक कमेटी गठित हो रही है। कमेटी जो निर्णय लेगी, जो सलाह देगी, उस आधार से फिर इस पे सरकार निर्णय लेगी, क्योंकि ये अंतरराज्यीय मामला है। अच्छा, उड़ीसा का कुछ पार्ट है, बंगाल का कुछ पार्ट है और झारखंड का कुछ पार्ट है। ये सिर्फ एक स्टेट का मामला नहीं है। ये मामला आपको उड़ीसा का भी है, बंगाल का भी है। शायद एक सवाल हम लोग से छूट गया। 26 या 27 तारीख को राजभवन के सामने कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है, और वह है सरना धर्म कोड के लिए। और मुझे याद जो पड़ रहा है कि 27 को है, 26 को, 25 तारीख को जेएमएम की ओर से हर जिला में प्रदर्शन है। तो अब जो है अगुआ सरकार या अगुआ सरकार के दोनों घटक इस सरना धर्म कोड के इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है? देखिए, राहुल जी के दबाव और विपक्ष के दबाव से देश को मुद्दों से भटकाने के लिए पहलगांव का मुद्दा, सीज फायर का मुद्दा, आतंकी कैसे आए, पर्यटन को नुकसान पहुंचाए, बिहार चुनाव में मोदी का संबोधन, तो जो है कि जयशंकर जो है विदेश मंत्री है, उसका पाकिस्तान के साथ बात करना, इन तमाम चीजों से भटकाने के लिए, क्योंकि विपक्ष का एक पुराना डिमांड। आप ये बात कह रहे हैं कि जयशंकर जी ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले पाकिस्तान को दे दी गई थी, और उसके बाद ये आकलन शुरू हुआ कि इसी कारण भारत को ज्यादा कैजुअलिटी का सामना करना। निश्चित तौर से तो ये लोग तो देश के दुश्मन हुए। हम जो निरीह प्राणी जिनका सिंदूर उजड़ा, तो इसके जवाबदेह हैं ये लोग। जो जो जवाबी हमला में हमारे जो निरीह जो नागरिक मारे गए, उसके जवाबदेही ये लोग हैं। आप आक्रमण कर रहे हैं, आप बता के आक्रमण करिएगा। आक्रमण सेना आक्रमण करता है, आप क्यों बीच में फड़फड़ा के बोलने लगे? आप मॉनिटरिंग करते, आप रणनीति बनाते, आप वार्ता करते। आपका कूटनीति तो हर जगह फेल है। चाइना से आपका रिश्ता खराब हो गया, पाकिस्तान से तो खराब है ही है, भूटान से आपका रिश्ता खराब हो गया, नेपाल से आपका रिश्ता खराब हो गया, इजराइल से आपका रिश्ता खराब हो गया, रूस से आपका रिश्ता खराब हो गया, अमेरिका से आपका रिश्ता खराब है। अमेरिका को आप जिस प्रकार से अपना बाप समझ रहे हैं, और टेरिफ पे टेरिफ लगा रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपना आका समझ रहे हैं आप अमेरिका। भविष्य में नुकसान होगा। कौन ऐसा एक देश है जिस ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ खड़ा हुआ? अब बता दें। खैर, उस सवाल पे हम आ जाएंगे, आपके रिश्ते खराब होने की। अब जो है कि उसको लेकर के ध्यान को भटकाने के लिए आपने जाति गणना को, आप कहते थे कि भाई जो जाति की बात करेगा उस पर लात पड़ेगी। आपने महापाप होगा, स्वीकार भी कर लिया। ठीक है, गडकरी जी ने कहा कि जो जाति की बात करेगा उसके पीछे लात पड़ेगा, यही था ना वक्तव्य। अब क्या हुआ? अब जब आप जातीय गणना कर रहे हैं, तो यहाँ के ट्राइबल की गणना कैसे होगी?
ट्राइबल गणना जात में हो जाएगी, उरांव इतने, संथाल इतने, हो इतने, ये तो जनगणना होगी ना। आप बाकी की गणना आप कैसे कर रहे हैं? बाकी की गणना आप हिंदू, नहीं, वो धर्म की गणना होती है ना, जात की गणना तो होगी ना। आप जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आप करते हैं। हमारे लिए जो आदर्श था, अब सरना कोड लिखिएगा तो कितना सरना है, कितना आदिवासी परिवार है, आप काउंट करिएगा ना भाई उसको। तो आदर्श में कर सकते हैं। आदर्श को किसने हटाया? मैं एक जानकारी देता हूँ आपको आदर्श का कोलम तो है नहीं। केंद्र सरकार इंकार कर चुकी है। देव कुमार धान पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किया था। जनगणना डिपार्टमेंट की ओर से भारत सरकार से उन्हें सूचना दी गई कि भ्रामक खबर है, अन्य का कॉलम अभी भी मौजूद है। वो भाजपा का देखिए, वो जो है ना भाजपा के लिए वो नाच रहा है, भाजपा के लिए उछल कूद कर रहा है, तो उसकी कहना बड़ा मुश्किल है। समाज को पार्टी के आधार से गुमराह करना ये उचित नहीं है। नहीं, मैं इसलिए सवाल कर रहा था, धारणा जो है अब भाजपा के इशारों पे काम कर रहे हैं, उनका अपना प्रायोरिटी, अपना एजेंडा, अपना आइडियोलॉजी कुछ है नहीं। मैं व्यक्तिगत, मेरे बड़े भाई है, बहुत अच्छा संबंध है, कांग्रेस में हमारे जिला अध्यक्ष है, कई एक मोर्चों पे हम साथ साथ काम किए हैं, कई राज्यों का दौरा हमने साथ किया, कई आंदोलन हमने साथ में किए हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से ट्राइबल को तो समाप्त करना चाह रही है भाजपा, आदर्श का कॉलम अगर लगाना चाह रहा है तो लगाए। तो आदर्श का कॉलम मिलता है तो सरना धर्म कोड की मांग आप लोग नहीं करेंगे? धरना तो कोड हुआ हमारा, ये कॉलम हुआ हमारा, ये तो कॉलम, लड़ाई जारी रहेगी। पर मैं ये सवाल इसलिए कर रहा था राजेश जी कि सरना धर्म कोड की चैंपियन जो है वो जेएमएम मानी जाती थी। अचानक से क्या हो गया कि राजू जी के आने के बाद कि कांग्रेस एकदम बदली नजर आ रही है। वह ओबीसी को साध रही है, न्याय यात्रा निकाल करके बोकारो से रांची तक की बात हो रही, न्याय यात्रा तो अल्पसंख्यकों को साध रही है। अब सरना धर्म कोड की बात करके आदिवासी समुदाय को साध रही है, पेशा की बात करके आदिवासी तो क्या नहीं लगता कि जो कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स है वो जेएमएम की जमीन में दरार डालने की है? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत डायनामिक मुख्यमंत्री है, वो सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। तो 26 को करते हैं, आप 26 को करते हैं, 25 को करते हैं? नहीं तो अभी तो अब तो समय कम है ना। अच्छा, तो हमको तो पॉलिटिकल एजेंडा तो लेने पड़ेंगे, पॉलिटिकल रूप से हमको तो भाजपा पे प्रहार करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। संयुक्त रूप से भाजपा पे प्रहार है। केंद्र में सरकार उनकी है तो किस पे प्रहार करेंगे? केंद्र में तो भाजपा की सरकार है ना, तो उसी से ना मांगेंगे हम। अब एक चीज है कि जेएमएम की बैठक है कार्यकारिणी की, जिला कार्यकारिणी, वो बैठक है 25 को, हमारा 26 को धरना है महामहिम राज्यपाल। नहीं, उसके बाद 27 तारीख को उनका जिलावार उनका अपना बैठक है, तो हम भी करेंगे, वो भी करेंगे। हम तो जन मुद्दों को लेकर के कर रहे हैं, करेंगे, दोनों जन करेंगे, इसमें कंपटीशन नहीं है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री हमारे सर्वमान्य नेता है, हम मान रहे हैं कि हमारे नेता है, तो इसमें कहां से है? पार्टी अलग है, लेकिन हमारे सदन नेता झारखंड के हमारे मुख्यमंत्री है, तो लीडर हमारे आज भी वही है सरकार के। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से। तो ये थे हमारे साथ राजेश कच्छप जी, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया और इस बात की ओर इशारा किया कि आने वाले दिनों में भी झारखंड की पॉलिटिक्स में कांग्रेस और जेएमएम कदम ताल मिलाते हुए ही आगे चलेगी। उनकी एकजुटता से, बने कांग्रेस और जेएमएम की एकजुटता से ही यहाँ के आदिवासी समुदाय का, यहाँ के मूलवासी समुदाय की भलाई होनी है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।